इस वीडियो में आप एक कंडक्टर को देख सकते हैं जिसके दोनों सिरों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और साथ ही इसके सीरीज में एक स्विच को भी लगा दिया गया है। जब स्विच बंद ना हो तो आप इस कंडक्टर के इंटरनल भाग को देखें तो आपको इसके अंदर एटम नज़र आएंगे। इन एटम के आसपास के फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन यानी अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एटम में से रूम टेम्परेचर पर ही बाहर निकल जाते हैं और मोशन करने लगते हैं। इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कहते हैं। और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वे एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं जिन्हें हम बाउंडेड चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए बाउंडेड चार्ज से कोलिजन यानी टकराते रहते हैं जिनके कारण उनकी गति की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता रहता है। जैसे ही स्विच को बंद किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यानी बहना स्टार्ट होता है जिसे हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस कारण कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण करंट उत्पन्न होती है जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो या ड्रिफ्ट कहे एक डायरेक्शन में होने लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले पॉजिटिव चार्ज से लगातार टकराते रहते हैं जिससे उनको आगे बढ़ने में अवरोध या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। सर जॉर्ज साइमन ओम ने इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले रेजिस्टेंस के बारे में एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या कहता है। ये रहा उनका स्टेटमेंट। इनके अकॉर्डिंग ये जो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो कहे लेंथ या फिर कहे इसका जो क्रॉस सेक्शंस का एरिया है वो चेंज ना हो तो इसके जो सिरे है ए और बी, तो ए और बी के बीच जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो इसमें जो करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं करंट जो आई फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लेते हैं क्या कि यह जो सिरे हैं ए बी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वो भी है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। सो इनके अकॉर्डिंग जो भी होगा भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो भी इक्वल होगा आर इंटू आई के इक्वल होगा। और यहाँ से हम आर को इस प्रकार लिख लेते हैं आर इक्वल भी, ये आई इस तरफ आएगा तो भी अपॉन में आई हो जाएगा। और यह जो आर आया है आर वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी आर को हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और यही रेजिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस कंडक्टर में हो रहा था तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो अवरोध या कहे तो बाधा उत्पन्न रही थी, इसी बाधा को हम ये जो फार्मूला है V अपॉन आई से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या कि R जो होता है वो टेम्परेचर और जो कंडक्टर का डायमेंशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अगर यह चेंज हो गया तो उसके अनुसार भी R में भी चेंज देखने को मिलता है। और नोट करें कि ये जो R है तो R का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है जिसे हम इस प्रकार भी डिनोट करते हैं ओम को। एंड ये जो R है वो मेनली तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी किस प्रकार का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग R सेलेक्ट होता है यानी R की वैल्यू आती है। और डायमेंशन पर भी ये डिपेंड करता है यानी इसका जो लेंथ है और एरिया है उस पर भी R डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है कि टेम्परेचर, अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाए या फिर घटाए तो उसके हिसाब से R में भी चेंज देखने को मिलता है। एंड एक और चीज़ नोट करें कि फोर्थ पॉइंट क्या
कि किसी पाथ में, इलेक्ट्रिकल पाथ में हम रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। किसी पाथ में जो रेजिस्टेंस होता है वो इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि पथ जो है वो जिग जैग है, यानी धारा जो इसमें फ्लो होगी तो उसके मार्ग में जो अवरोध होगा, सो इसी चीज़ से हम क्या करते हैं, आर को डिनोट करते हैं, आर के सिंबल को। नेक्स्ट हम समझते हैं जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो मटेरियल पर और मटेरियल का जो डायमेंशन है, लेंथ एंड एरिया, उस पर कैसे डिपेंड करता है। सो इसके लिए हम एक कंसीडर करते हैं, ये जो एक मटेरियल है यानी कंडक्टर है, इसका एक स्लैब यानी सिली को कंसीडर करते हैं, जिसका एक सिरा मान लेते हैं यह ए है और दूसरा सिरा बी है। मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो एल है, ये जो स्लैब है इसका लेंथ एल है, और इसमें से ये जो करंट फ्लो हो रही है मान लेते हैं वो आई फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। एंड ये जो स्लैब है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, या कहें तो ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है वो ए होगा। सो यहाँ से ये जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और ए बी इंड्स के बीच मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है, और आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। सो ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो दिया जाएगा आर इक्वल में दिया जाएगा भी अपॉन आई से दिया जाएगा, स्लैब का रेजिस्टेंस वो आर होगा। अब हम इसको समझते हैं क्या, ये जो स्लैब है इसके लेंथ को हम दोगुना कर देते हैं तो उस टाइम नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा। सो यहाँ से हम समझते हैं इस कुछ चीज़ को क्या, कि यहाँ से इस स्लैब को हम ले रहे हैं एल लेंथ का, और यहाँ से भी हम इसके लेंथ को ले रहे हैं। सो ये जो लेंथ आएगा इसका भी लेंथ कितना हो जाएगी, यह एल हो जाएगा, और इस पॉइंट का भी यानी सेकेंड स्लैब का भी लेंथ वो भी एल हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये बी और यहाँ पर हो जाएगा यह सी। तो ए बी का जो सिरा होगा वो मान लेते हैं इनके जो वोल्टेज होगा ए बी सिरों के बीच वो भी हो जाएगा, और ये जो बी सी सिरा है इनके बीच का भी वोल्टेज वही होगा वो भी हो जाएगा। और कंसीडर कीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है। सो उस टाइम ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन के सिरे ए और सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो भी और इस भी के सम के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से इस कॉम्बिनेशन का आर सी कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 2 भी हो जाएगा, एंड ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई, यानी पहले वाले स्लैब में भी उतना ही करंट बहेगा और दूसरे वाले स्लैब में भी आई करंट फ्लो होगा। सो यह आई हो जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। यहाँ से भी अपॉन आई जो है इसकी वैल्यू को हम आर पुट कर लेते हैं। सो दैट सिंप्लाई ये जो आर सी हो जाएगा वो 2 आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया है वो पहले से अब 2 गुना हो गया है। इसका मतलब यह है कि यदि हम स्लैब के लेंथ को डबल कर दे तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है क्या, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आर वो लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ आर प्रोपोर्शनल एल, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। एंड अब हम समझते हैं सेकेंड सिचुएशन को, इसके सेकेंड सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पर ये जो स्लैब है अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसे हम आधा कर देंगे। तो मान लेते हैं हम इसके क्रॉस सेक्शंस को आधा कर रहे हैं, यहाँ से हम एक कट लगा दे रहे हैं और यहाँ से भी एक कट लगा दे रहे हैं। इसका जो इंड्स होंगे वो ए और बी हैं, ए और बी। सो इस टाइम जो पोटेंशियल होगा नए वाले सिचुएशन में उतना का उतना ही भी होगा। अब चूंकि ये जो स्लैब है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक अपर पार्ट जिसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो
A/2 एंड अपर का भी क्रॉस सेक्शन A/2 हो जाएगा। अब जो इसमें करंट फ्लो होगा वो I, तो जो I है वो आधा भाग ऊपर में बहने लगेगा और आधा भाग नीचे में बहना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फ्लोइंग होने लगेगा। सो यहाँ से इस नीचे वाले भाग में वो I/2 फ्लो होगा एंड अपर स्लैब में भी जो करंट फ्लो होगी वो I/2 हो जाएगा, बट पोटेंशियल भी उतना का ही उतना रहेगा। सो इस टाइम नया जो अरेंजमेंट बना है उसका जो रजिस्टेंस से मान लेते हैं किसी एक स्लैब का अपर या लोअर का, मान लेते हैं R1 किसी एक स्लैब का, वो रजिस्टेंस होगा वो भी, एंड जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसमें वो I/2 हो जाएगा। दैट सिंपल इसे लिख सकते हैं, जो 2 है ऊपर जाएगा तो यहाँ से R1 इक्वल हो जाएगा 2V एंड अपॉन में I हो जाएगा। यहाँ से V अपॉन I इसकी वैल्यू को हम R पुट कर लेते हैं, तो R1 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू R हो जाएगा। यानी इस अरेंजमेंट में भी, यानी इस कॉम्बिनेशन में भी जब हम क्रॉस सेक्शन को आधा कर दे रहे हैं तो रजिस्टेंस दुगना हो रहा है। नोट करें कि हम क्रॉस सेक्शंस को आधा कर रहे हैं तो रजिस्टेंस दुगना हो रहा है। सो सेकेंड पॉइंट को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो R होता है, रजिस्टेंस R होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया A के, दैट इज R, सॉरी यहाँ से 1 अपॉन में A हो जाएगा। यहाँ से इसे हम 2 मान लेते हैं, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाएगा, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो R इक्वल हो जाएगा रो L अपॉन में A हो जाएगा। और यहाँ से हमें एक नया फार्मूला देखने को मिलता है R के लिए, जो लेंथ पर और A पर और ये जो मटेरियल का कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। ये जो रो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम रजिस्टिविटी कहते हैं। सो रो है, रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रो को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं, जो स्पेशली मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो यहाँ से R जो होता है वो मालूम चल गया कि वो मटेरियल और मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। ये जो रो आया है रजिस्टिविटी, इसके यूनिट को लिखते हैं यूनिट ऑफ रो इक्वल हो जाएगा यहाँ से, चूँकि नोट करें कि A से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात नोट करें कि ये जो कंडक्टर है तो मान लेंगे कि इनका जो सिरा है वो AB है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, दैट इज़ ये जो लेंथ है वो L है, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। सो यहाँ से नोट करें कि चूँकि हमने ओम लॉ के अकॉर्डिंग देखा था, वो होता है V इक्वल होता है R इंटू I के इक्वल होता है, एंड अभी रजिस्टिविटी के फॉर्म में जो R होता है वो यह होता है R इक्वल होता है रो L अपॉन में A होता है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो R है तो R की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा, दैट सिंपलाई लिख लेते हैं कि V इक्वल हो जाएगा रो L A I इंटू में यह I हो जाएगा। यहाँ से जो L है हम L को इस साइड लेकर आते हैं तो यह जो बनेगा हमारे पास वो V अपॉन L हो जाएगा, एंड इक्वल में रो इंटू I अपॉन में A हो जाएगा। यहाँ से नोट करें कि ये जो V अपॉन L आया है, जैसा कि हमने कैपेसिटर में देखा था, हमारे पास एक जो कैपेसिटर है, यह मान लेते हैं जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, और इनके सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। तो उस टाइम जो E आया था वो E इक्वल था
V अपन में D के इक्वल है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो V अपन D के इक्वल आई थी। सो ये जो स्लैब है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से E इक्वल हो जाएगा रो इनटू, और ये जो I बाई ए है, I बाई ए, यह एक नई क्वांटिटी है जिसे हम J से डिनोट करते हैं, और ये जो इसे हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ से यह J के इक्वल हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी है वो I अपॉन ए के इक्वल होती है। इसका मतलब यह कि जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी करंट पास होता है वही J के इक्वल होता है। सो यहाँ से हमें एक नया फार्मूला देखने को मिला, एंड इसे हम कुछ और प्रकार से, इस प्रकार से भी चाहे तो लिख सकते हैं। क्या, ये जो रो होता है वो 1 अपन सिग्मा के इक्वल होता है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यह E इक्वल हो जाएगा 1 अपन सिग्मा इंटू जे। जे की वैल्यू को कैलकुलेट होगी इस साइड, तो जे इक्वल हो जाएगा सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। और यह जो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू आई आया है, ओम के लॉ के सेकेंड रूप यानी इक्विवेलेंट रूप कहते हैं, क्योंकि यह जो नई क्वांटिटी हमें मिली है सिग्मा, यह जो सिग्मा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की कंडक्टिविटी होती है। सो सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसी कंडक्टिविटी के आधार पर जो ओम्स लॉ है उसको इस नए फॉर्मेट में लिखा गया है, J इक्वल सिग्मा इंटू ई, और एक होता है यह जो R होता है V अपॉन आई, वो रजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉनों के रजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखा गया है, और यह इसके कंडक्टिविटी के फॉर्मेट में लिखा है। सो यह एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अब एक और क्वेश्चन होता है, क्या यह जो हमारे पास रो आया है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, आखिर यह किस प्रकार की राशि है? क्या इसे आगे और फाइन तरीक़ों से डिफाइन किया जा सकता है, और यह जो राशि होती है रो वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और इसे अन्य फॉर्मेट में कैसे डिराइव किया जा सकता है, दैट इज इसे और कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सो इसी के ऊपर हमारा जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा। सो तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।